कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। कार्बन की अगर मैं 9th क्लास से नॉलेज 9th क्लास को अगर मैं पढ़ूँ तो हमें पता है कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक। कार्बन एक नॉन मेटल होता है। दूसरी चीज, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल सी होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर का सिंबल जो कि Z है वो होता है 6। अगर आपको 9th क्लास आपने पढ़ी है तो पता होगा एटॉमिक नंबर बताता है एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, ठीक है। और क्योंकि कार्बन एक एटम होता है तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पहली स्टेटमेंट ये किसने दी थी? थॉमसन ने। जब हम थॉमसन 9th क्लास में थॉमसन का मॉडल हमने पढ़ा था तो उसमें थॉमसन ने ये बात मेंशन करी थी कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है ना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, दोनों बराबर अमाउंट में होते हैं, मतलब उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 6 है तो उस पर रिलेटिव चार्ज +6 है। और अगर कार्बन एटम न्यूट्रल है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 6, ताकि दोनों के अंदर दोनों का जो रिलेटिव चार्ज है ना +6 और -6 वो हो जाएगा 0। तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। दूसरी चीज एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास देखो, कार्बन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास 12 यूनिट भी हो सकता है, 13 यूनिट भी हो सकता है और 14 यूनिट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास उसके न्यूक्लियस से आता है। उसके न्यूक्लियस में जो जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतना उतना उसका क्या होगा? मास होगा। अब एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एक एटम, एक कार्बन एटम जिसके पास 6 प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। जनरली कार्बन के एटम में 6 न्यूट्रॉन होते हैं तो उसका ओवरऑल मास हो जाता है 12 यूनिट, ठीक है। ऐसा कार्बन जिसका मास 12 यूनिट है उस कार्बन को बोलते हैं कार्बन 12, ठीक है। इससे भारी कार्बन का एटम के अंदर 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं तो इसका ओवरऑल मास हो जाता है 13 यूनिट, ठीक है। माने कि इसको बोलते हैं कार्बन 13। इसके एक और वेरिएंट है, एक और मास वाला कार्बन है जिसके पास 8 न्यूट्रॉन होते हैं तो उसका मास होता है 14 यूनिट, जिसको बोलते हैं कार्बन 14। ये तीनों ही कार्बन के आइसोटोप्स है। आइसोटोप याद होगा, बेसिकली एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनके मासेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, है ना। और मासेस अलग क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस अलग अलग है, तो सॉरी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। क्योंकि एक एटम का प्रोटॉन का अमाउंट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। एक जैसे कि कार्बन का एटम का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उस हर एक कार्बन के एटम में 6 ही प्रोटॉन होंगे, तो उसका मास बढ़ेगा कैसे? न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो जनरली जो नॉर्मल कार्बन हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज में जो कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ पे वो कार्बन होता है जिसका मास 12 यूनिट है, ठीक है, ठीक है। मतलब उसके पास 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम परसेंटेज में 13 यूनिट और 14 यूनिट वाला कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ में। क्यों? प्रोटॉन 6 है तो इनका मास इतना ज्यादा कैसे होता है? इनका मास ज्यादा होता है इनके न्यूट्रॉन की वजह से। एक के पास 7 न्यूट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है और एक प्रोटॉन के मास को कंसीडर किया जाता है 1 यूनिफाइड मास, यानी कि 1 यूनिट, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन किसी कार्बन में होंगे
तो उसका ओवरऑल मास कितना हो जाएगा? 6 प्रोटॉन माने 6 यूनिट और 6 न्यूट्रॉन माने और 6 यूनिट, तो 6 + 6 12 यूनिट। ठीक है, इसके अलावा अगर कार्बन के पास 6 प्रोटॉन के साथ 7 न्यूट्रॉन हुए तो उसका ओवरऑल मास होगा 6 + 7 13 यूनिट। ठीक है, 6 प्रोटॉन के साथ 8 न्यूट्रॉन हुए तो उसका मास होगा 40 यूनिट। ऐसे कार्बन के 3 तरीके के एटम यूनिवर्स में अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है कार्बन 12 की। तो अगर मैं इसका एवरेज मास निकालूं तो वो ऑल अराउंड आएगा 12 यूनिट के। ठीक है, कार्बन का जो मास कंसिडर होता है, किताबों में लिखा होता है, वो 12.001 या 8 के आसपास होता है ना, जो कि बराबर है लगभग 12 के। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन 12 आइसोटोप प्रेजेंट होता है। आइसोटोप वो एलिमेंट, वो एटम्स जो एक ही एलिमेंट के होते हैं, कार्बन कार्बन, इन तीनों ही कार्बन के, पर उनका एटॉमिक मास क्या होता है? अलग होता है। मतलब इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर है ना, जो इसका बोर एटॉमिक मॉडल होगा वो होगा कुछ ऐसे। सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे पहले शेल में और बचे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे शेल में। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, बोर एटॉमिक मॉडल है इसका। ठीक है, थोड़ा साइड में बनाता हूं। 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कि 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 4 है। पहले शेल माने कि के शेल में 2 है, दूसरा शेल माने एल शेल में 4 है। ठीक है, ऐसे ही इसका वैलेंस शेल माने इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल शेल। दिख रहा है? ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था कि जो वैलेंस शेल होता है किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें वो है एल शेल, यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, अब इस वैलेंस शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन एटम के पास, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास है 6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक है, अब इस हिसाब से यहां पर देख के मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, क्योंकि इसके दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से शेल अनस्टेबल है ना। दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये जो शेल है ये अनस्टेबल है, और अगर शेल अनस्टेबल है तो पूरा एटम अनस्टेबल है। तो इस वजह से ये ट्राई करेगा स्टेबिलिटी गेन करने का। उसके लिए इसको या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जनरली यही होता है, कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या तो इलेक्ट्रॉन देता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर मैं इसकी वैलेंसी निकालने जाऊंगा तो अगर मैं इसकी वैलेंसी पूछूं तो बाबू वैलेंसी होती है एक एटम की इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की टेंडेंसी। जैसे कोई एटम का बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को स्टेबल करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे यहां पर ये मिटा देता हूं मैं। एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसके पास 11 प्रोटॉन है। अभी बताया ना मैंने कि एक एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 11 प्रोटॉन ही है और 11 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी हो जाएगी, पहले में 2, दूसरे में 8 आ सकते हैं, 8 और 2 हो गए 10, बचा एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, तीसरे में। दूसरे में नहीं जाएगा क्योंकि दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आउटर मोस्ट में, सबसे बाहर वाले शेल में। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास वो है 1। अब देखो इसका जो तीसरा शेल है KLM वो वैलेंस शेल है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी अनस्टेबल है ना। तराजू की तरह समझो, अगर तराजू के दोनों तरफ वजन बराबर होगा तो वो स्टेबल होगा। आओ, और अगर खाली होगा तो स्टेबल होगा, या तो दोनों तरफ भरा हो या तो दोनों तरफ खाली हो। यहां पर ये जो सोडियम है कुछ ऐसे समझो, सोडियम का अंदर वाला शेल भरा हुआ है, स्टेबल है, दूसरा शेल भरा हुआ है, स्टेबल है। सोडियम की स्टेबिलिटी बिगड़ रही है उसके तीसरे शेल से, क्योंकि वो खाली है, उसके पास उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अनस्टेबल रहेगा, वो तराजू की तरह बैलेंस नहीं रहेगा। तो वो कर क्या सकता है, उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ली, एक ऑलरेडी है, 7 आ जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा, या तो अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दे, और अगर ऐसा इसने कर दिया तो इसका तीसरा शेल खाली हो जाएगा और अंदर वाले शेल क्या है, ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो भी ये हो सकता है स्टेबल। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो सोडियम का सिंपल उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो उसके पास 2 रास्ते हैं, 7 लेना या 1 देना। देखो एटम स्टेबिलिटी जब भी गेन करेगा तो कम से कम एनर्जी लॉस करके करेगा, कोई भी बंदा ऐसे ही करता है, ठीक है। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि कुछ काम हो जाए मेरा, तो तुम यही सोचोगे कि कम से कम एनर्जी देकर मेरा वो काम अच्छे से हो जाए। तो सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, एक लूज करना और 7 गेन करना। ऑब्वियस सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन को किसी से खींचना, उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ही तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब उसके पास 11 प्रोटॉन है जिसमें रिलेटिव चार्ज +11 ही होगा, तो वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को, इतने सारे नेगेटिव चार्ज को पकड़ के नहीं रख सकता। तो इस वजह से उसके लिए सबसे इजी है इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो सोडियम की आदत क्या होगी, जब भी सोडियम बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन देकर, और यही होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी, आदत, क्षमता, जिससे एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो गई 1। क्लियर है? इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1, वैलेंसी भी कितनी, 1। पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसके पास प्रोटॉन है 17 और इलेक्ट्रॉन भी होंगे 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में भरेंगे 8, बचे कितने, 17 है, 8 2 10 हो गए, बचे कितने, 7, तीसरे में आ गए। अब यहां पर देखो इसका तीसरा शेल KLM, तीसरा शेल वैलेंस शेल, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल है ना, और उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 7। क्या ये शेल स्टेबल है, अभी भी नहीं है। भरा होगा तो होगा, और भरेगा कैसे, जब 8 हो जाएंगे। अब इसके पास भी 2 तरीके हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अब यहां पर देखना, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। इसके पास का नेचर ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेबल होगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर या 7 देकर, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन देने में चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी, तो इसके लिए सबसे इजी है एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना। तो यहां पर इसकी नीयत कैसी है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाली, इलेक्ट्रॉन लेने वाली टेंडेंसी है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है
कितने इलेक्ट्रॉन लेने वाली, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाली, और ये यही करता है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों में डिफरेंस होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है, एक एटम की नियत क्या करने की, इलेक्ट्रॉन देने या लेने की, जिससे वो दूसरे एटम से क्या बनाता है, बॉन्ड। क्लियर। ऐसे यहां पर कार्बन को देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल होगा 8 इलेक्ट्रॉन करके। तो ये किसी दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वो हो गई कितनी, 4। ठीक है, समझ में आया। तो ये बेसिक नॉलेज है कार्बन के बारे में, जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट आया तो एक बार दोबारा से देख लो उसको, दोबारा से वीडियो पीछे करो और उसको एक बार देख लो। ठीक है, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तुम्हें इतनी ही नॉलेज चाहिए 9th क्लास की, अगर तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है। आगे की जितनी भी चैप्टर के बारे में जो भी चीज़ है वो मैं इन डिटेल तुम्हें करा दूँ।